नंबर 31 है इस पूरे सीरीज़ की, द रेशो ऑफ इनर्शियल मास टू द ग्रेविटेशनल मास इज़ इक्वल टू। इनर्शियल मास हम उस मास को कहते हैं कि जब हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स एक्सर्ट करते हैं और ये एक्सेलरेट करती है, तो इस एक्सेलरेशन को जो रेजिस्टेंस आती है, जो कि न्यूटन सेकंड लॉ से है, उसको हम इनर्शियल मास बोलते हैं। और ग्रेविटेशनल मास वो मास की रेजिस्टेंस है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स को ऑपर होती है। तो कहते हैं कि इन दोनों की रेशो किस चीज़ के इक्वल है। तो हमारे पास एक थ्योरम है, अब ये पता नहीं एफएससी आपके बुक में है या नहीं, लेकिन पास्ट पेपर में ये एमसीक्यू आए हैं, मेडिकल ईटा 2015 का पेपर देखें। तो एक थ्योरम है हमारे पास जिसको हम थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस कहते हैं, जिसके मुताबिक इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास दोनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो इक्वल होने का मतलब है कि द रेशो विल बी इक्वल टू 1, ठीक है, 1 या 1:1। तो दोनों इक्वल है। इक्वल जब भी दो क्वांटिटीज़ होती है, इनकी रेशो 1 की इक्वल होती है। अगला क्वेश्चन है, सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग क्लोज द अर्थ सरफेस, इट्स स्पीड इज। अगर सरफेस ऑफ अर्थ के क्लोज कोई सैटेलाइट ऑर्बिट कर रही है तो उसकी स्पीड कौन से फार्मूला से मिलती है हमें? तो दैट इज़ द फार्मूला √g r, ठीक है। जी जो है वो ग्रेविटेशनल का वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और आर जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, या किसी भी प्लेनेट की, लेकिन इस केस में अर्थ है। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस देयर इज नो। एडियाबेटिक प्रोसेस में कौन सी चीज़ नहीं होती? वर्क डन होती है, एक्सचेंज ऑफ हीट, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ हीट एडियाबेटिक प्रोसेस में नहीं होती। उसकी हम डिफिनेशन ये करते हैं कि जिसमें डेल क्यू इज इक्वल टू 0 होती है। ये एडियाबेटिक प्रोसेस की डिफिनेशन से ये एमसीक्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब, इन द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय द रिलेशनशिप। जो एटॉमिक फिज़िक्स है वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है बोहर थ्योरी। तो उसके मुताबिक हाइड्रोजन एटम की मोमेंटम का फार्मूला क्या है? तो देखिए, बोहर थ्योरी के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करती है ऑर्बिट में, तो उसकी एंगुलर मोमेंटम वो कंजर्व होती है, उसकी डायरेक्शन भी कंजर्व होती है, उसकी मैग्नीट्यूड भी कंजर्व होती है। तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू एन टाइम्स एच कट, ठीक है, वेयर एच कट इज द रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट, ये इसके इक्वल होती है। अब अगर एल की जगह पर हम एम वी आर का फॉर्म लिखते हैं, तो एम वी आर इज इक्वल टू एन टाइम्स एच कट, ठीक है, ये इसका फार्मूला बनता। तो ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है। मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, आपको कोई भी ऑप्शन इनमें से मिल जाए पेपर में तो वो करेक्ट आंसर होगा। और एक दूसरा भी इसका फॉर्म बन सकता है, क्योंकि हमें पता है कि प्लैंक का जो ये कांस्टेंट है ना, रिड्यूस कांस्टेंट, जिसके ऊपर ये टेक एरो का निशान होता है, तो ये इक्वल होता है इनटू प्लैंक कांस्टेंट h डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो हम लिख सकते हैं कि L इज़ आल्सो इक्वल टू NH डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो ये सारे जो है वो एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म्स है, इनमें से कोई भी ऑप्शन में मौजूद हो तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कलर्स ऑफ थिन फिल्म रिजल्ट फ्रॉम। थिन फिल्म में डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो वो किस वजह से होते हैं? दैट इज ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्योंकि जब दो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज या वेवलेंथ की लाइट आती है या कोई भी वेव आती है और वो एक पॉइंट पर मिलती है, इंटरफेयर करती है, तो या तो इसकी फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है या इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी कलर चेंज होती है। तो इट इज़ ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन है, द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज हीट बाय एन आइडियल गैस फॉर इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है बाय हीट, तो वो किस चीज़ की इक्वल होती है? देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, डेल यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 0, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज नहीं होता, कांस्टेंट होती है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। अब डेल यू इज इक्वल टू 0, तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक की फॉर्म हमारे पास बन जाएगी कि डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू। अब ऑब्वियसली यहाँ पर एक माइनस भी है, आप इस ये साइड भी लिख सकते हैं, इस साइड भी लिख सकते हैं, कभी प्लस कभी माइनस, वो एक्सपेंशन और उस वाला किस्सा है, ठीक है। तो वर्क डन के इक्वल होती है। वर्क डन, ओ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैंने देखा नहीं था। ऑप्शन में है कि वर्क डन बाय सिस्टम या वर्क डन ऑन द गैस, सॉरी, वर्क डन बाय द गैस या वर्क डन ऑन द गैस। तो करेक्ट आंसर इज वर्क डन बाय द गैस, ठीक है। क्यों बाय द गैस? इसलिए बाय द गैस के जो हीट आइडियल गैस एब्जॉर्ब करती है, तो उससे उसकी इंटरनल एनर्जी होना ये चाहिए कि वो इंक्रीज़ हो जाए, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस है, वो इंक्रीज़ नहीं होती, वो कांस्टेंट होती है।
तो ये जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है ये कहाँ चली जाती है, ये वर्क डन में चली जाती है। गैस जो है वर्क डन करते हैं सराउंडिंग पर और वो हीट एब्जॉर्ब की जो एनर्जी है वो उस वर्क डन में यूटिलाइज हो जाती है। तो वर्क डन बाय द गैस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट 4 एटमॉस्फेयर एंड 3 एटमॉस्फेयर वुड बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एयर में गिवन है, आपको मेंशन है कि एयर में जब भी आपको बताया कि स्पीड ऑफ साउंड की रेशो क्या होगी और एक प्रेशर भी गिवन हो दूसरा भी गिवन हो तो हमेशा 1:1 होगी। एंड द रीज़न इज़ के द स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर। एयर के या मीडियम के प्रेशर पे ये डिपेंड नहीं करती, क्योंकि जो फैक्टर प्रेशर का है और जो डेंसिटी का है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो प्रेशर पे ये बिल्कुल डिपेंड ही नहीं करता। तो चाहे एक 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, एक 1 हो, फिर भी रेशो जो होगा वो हमेशा 1:1 ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज इन्वॉल्व्ड इन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम इसको बोलते हैं और इसमें जो रेडिएशन यूज़ होते हैं दैट इज़ रेडियो वेव्स। एक कांस्टेंट एमसीक्यू है, इसको याद रखें, रेडियो वेव्स यूज़ होते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, फॉर आर एडियाबेटिक प्रोसेसेस, तमाम एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है। देखिए पहले भी हमने बताया कि एडियाबेटिक प्रोसेस में एक्सचेंज ऑफ हीट जीरो होते हैं, डेल क्यू इज़ इक्वल टू जीरो। यहाँ पर सारे ऑप्शन में एंट्रोपी की बात है, ये देखिए आप, ठीक है, एंट्रोपी की बात है। तो अब डेल क्यू अगर ज़ीरो हो तो एंट्रोपी का फार्मूला क्या है, एस इज़ इक्वल टू डेल क्यू डिवाइड बाई टी है। तो अब अगर डेल क्यू जीरो है, सॉरी ये डेल एस है, ये एस नहीं है, ठीक है, डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू डिवाइड बाई डेल टी। तो अब अगर डेल क्यू इक्वल टू जीरो है तो डेल एस आल्सो इक्वल टू जीरो, मतलब चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो, सो एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज कांस्टेंट एंट्रोपी, ठीक है। द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, ऑप्शन ए। आई होप बहुत कुछ सीखने को मिले होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।